मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके का, जो आज तक हमने आपको निचोड़ दिया, आज उसका सबसे बड़ा पार्ट महा रिवीजन आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा है। दोस्तों तो फिर देर नहीं करना है, वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करके शेयर करना है मेरे भाइयों बहनों। तो आज का पहला प्रश्न आपके सम्मुख आ गया, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको पता होना चाहिए कि हमारा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत घातक है। अब देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में आपको पता होना चाहिए 1028 सूक्तों की संख्या दी गई है। कितना? 1028 सूक्तों की संख्या दी गई है और यह वेद पद में लिखा गया है, याद रखिएगा। नहीं, साथ ही साथ यजुर्वेद, यजुर्वेद जो एक ऐसा वेद है जो आपका गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। जिसमें छंद ताल लय युक्त हो वह होता है पद, जो हो इससे विमुक्त होता है गद्य। अगला है दोस्तों सामवेद। जी हाँ दोस्तों, संगीत को समर्पित यह वेद है, यह याद रखिएगा। और अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोना टोटका ये इत्यादि का उल्लेख है दोस्तों। साथ ही साथ अथर्ववेद में ही लिखा है दोस्तों कि हम लोग पृथ्वी को जी हाँ माता की संज्ञा देते हैं। यह बात यहीं पर लिखी हुई है। आगे बातें करते हैं, उत्तर प्रदेश का सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों एक सरकार प्रमुख होता है, एक संवैधानिक प्रमुख होता है। और आपको पता है बेटा, आज कंजूसाई नहीं करना है, आज आपको वीडियो को लाइक करके और शेयर करना है। सभी बच्चों को नमस्कार नमस्कार, टेंशन नहीं लेना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भैया? राज्यपाल होता है, यह याद रखिएगा। यह भी क्या नाम मात्र का भी प्रधान होता है मेरे दोस्त, नोट कर लीजिएगा। जबकि सरकार प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। कौन? मुख्यमंत्री होते हैं। साथ ही साथ है राज्य का वास्तविक प्रधान भी होता है। कौन? मुख्यमंत्री। अगला लिखा है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? याद रखिएगा, तिलक भारत के अशांति के जनक हैं। यह किसने किया था? तो याद रखना, सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। यहां चिरोल नहीं होगा, वैलेंटाइन सिरोल जी ने कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। यह याद रखिएगा। क्यों कहा था मेरे दोस्तों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1916 में, ठीक है, 1916 में क्या हुआ? होम रूल आंदोलन चालू हुआ। क्या? होम रूल, याद रखिएगा दोस्तों, आंदोलन चालू हुआ। और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और मद्रास से एनी बेसेंट आगे आई। कौन आई दोस्तों? एनी बेसेंट आगे आती हैं। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो दोस्तों मिल करके एक बहुत बड़े हैं जन आंदोलन कहानी क्या करते हैं दोस्तों? आगाज करते हैं पूरे भारत के क्षेत्रों के लिए। लेकिन ये क्षेत्र कहां तक रहे? मद्रास और बंबई, अलग अलग मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो वहीं पर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था होम रूल, याद रखना, को आंदोलन को मुद्दा बनाना चाहता था वैलेंटाइन सिरोल और इसे खत्म रोकना चाहता था। इसी को लेकर के वह ऐसा कथन कहा था। तब याद रखना, मानहानि का केस लेकर के कहां पर गए थे बाल गंगाधर तिलक? तो याद करने वाली बातें हैं, लंदन गए थे दोस्तों, पार्लियामेंट में गए थे। यह ध्यान देने वाली बात है। आगे है, होम रूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट का संबंध कहां से है? तो उत्तरी आयरलैंड से है। क्या? उत्तरी आयरलैंड से है। कांग्रेस की, याद रखना दोस्तों, अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। याद रखिए कौन? एनी बेसेंट साहब। और एनी बेसेंट समझौता जो हुआ था 17 मार्च, ठीक है ना दोस्तों, यह याद करिएगा। नहीं,
1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था दोस्तों, किसके बीच? एनी बेसेंट और जो आपके मॉन्टेग्यू थे वायसराय, उनके बीच में एनी बेसेंट मॉन्टेग्यू समझौता हुआ था। यह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। यह बातें आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका जो है 1984 में भोपाल त्रासदी में रिसने वाली गैस थी। जी हां दोस्तों, यहां पर बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी और कई लोगों की जाने गई थी। उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम जरूर से जरूर नाम याद करके रखिएगा। जो लोगों ने क्या किया था दोस्तों, गैस रिसाव के समय में अपने मुंह पर रुमाल अर्थात भिगो कर रख लिए थे, वह बच गए थे। कभी भी कोई गैस का रिसाव हो तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके पास जो कपड़ा हो उसके आसपास, जी हां दोस्तों, भिगा करके क्या कर सकते हैं, मुंह पर रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें बचाव हो सकता है क्योंकि जल के अंदर ऑक्सीजन होता है और यह भीगा हुआ कपड़ा कई गैसों को रोकने का भी प्रयास करता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम जरूर याद करिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो भैया महात्मा गांधी के भी थे और किसके थे, जल्दी से कमेंट करो ना यारो, और किसके राजनीतिक गुरु थे? तो भैया मोहम्मद अली जिन्ना के भी थे। क्या? एकदम सही बातें हैं। तो कहने का मतलब यह है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय समाज के सेवक के लिए जो सोसाइटी ऑफ, जी हां दोस्तों, इंडियन सोसाइटी कहानी एक तरह से देखा जाए तो स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में, इन्होंने ही किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ही थे दोस्तों जो गांधी जी से अफ्रीका मिलने गए थे जब गांधी जी जेल में थे तब। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता निम्न में से कौन से हैं? तो आनंद मठ के रचयिता कोई और नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। क्या हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। निम्न में से किसने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ए ओ हुम साहब का नाम आता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आता है। तो जी हां दोस्तों, जो आपका पहला अधिवेशन हुआ था वह बंबई में हुआ था। कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था। तो फिर आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम नोट कर लीजिएगा। दूसरा अधिवेशन जो हुआ वह कलकत्ता में हुआ, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता 1886 में दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। फिर आपको तीसरा जो हुआ वह मद्रास में हुआ। कहां हुआ? मद्रास में हुआ और यह 1887 में हुआ और इसमें तैयबजी जी अर्थात जो पहले, याद रखना दोस्तों, अर्थात मुस्लिम थे, उन्होंने अध्यक्षता की। और चौथा जो हुआ वह इलाहाबाद में हुआ। कहां पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ, 1888 में हुआ और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था। किसने? जॉर्ज यूल ने किया था। तो यहां पर जॉर्ज यूल का, जबकि फिरोज शाह मेहता छठवीं की अध्यक्षता किए थे। किसकी? छठवीं की अध्यक्षता किए थे। तो यहां से भी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, जो भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी। ऐसे आक्रोश जो जनता के बीच में उत्पन्न होते हैं उनको रोकने के लिए किया गया था। तो दोस्तों आप सभी का स्नेह प्यार हम पर बना रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न आपके सामने आने से पहले राजस्व लेखपाल से संबंधित जो हमारा नया बैच है दोस्तों, उसमें आपका बम्पर ऑफर चल रहा है। आप सभी लोग भागीदारी ले सकते हैं। 600 से अधिक जो घंटे के वीडियो उपलब्ध है दोस्तों, लेक्चर है, साथ ही साथ फ्री टेस्ट है, ये स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है और ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन भी है। साथ ही साथ दोस्तों दिए गया नंबर भी है हमारा। यहाँ यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी बैच प्रारंभ है दोस्तों, और यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां थे। क्या दोस्तों?
दोस्तों, यह याद रखिएगा। फिर टोडरमल का नाम याद आता होगा तो एकदम सही बात है। बीरबल हो या फिर दोस्तों अबुल फजल हो, तानसेन हो या फिर मानसिंह जैसे नाम जब निकल करके आते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो अकबर के नवरत्न थे उनमें से एक सब माने जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। कोई बच्चा बताएगा क्या अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? एकमात्र ऐसा शासक है जिसे राष्ट्रीय शासक का दर्जा प्राप्त है, इसका कारण कौन बताएगा? इसका कारण कौन बताएगा? तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए मेरे यारो। बहुत शानदार बातें चल रही हैं। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? देखिए कहीं कहीं आपको इंग्लिश वर्ड भी दिया हुआ है, तो हुमायूं नामा जब कभी भी किसी के आगे नामा शब्द लगता है तो समझ लेना उसकी आत्मकथा संबंधी बातें हैं। तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। ठीक है, कौन है? गुलबदन बेगम है, यह जानना चाहिए। आईने अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइए। अबुल फजल है क्या? या फिर दोस्तों आपके बाबर नामा के लेखक कौन है? तो तुझके ए बाबरी के लेखक कौन है? तो इसमें बाबर का ही नाम आता है जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो आपको यहां से भी बातें समझ में आ गई होंगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह पता होना चाहिए 12 मार्च को हुई थी। कब? 12 मार्च को हुई थी और 6 अप्रैल को कहानी जाकर के समाप्त हुई थी। कब भैया? 1930 में। कब? 1930 में ये कहानी समाप्त हुई थी। 1930 से 1930 है, दोनों स्थानों पर यह याद रखिएगा। और 24 दिन यह चला था पूरा मुद्दा नमक कर के विरुद्ध में था। कहां पर? नमक कर के नहीं। और यह यात्रा कहां से स्टार्ट हुई थी? तो साबरमती, ठीक है, साबरमती आश्रम से यह कहानी उठी थी और साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की गई थी दोस्तों। इसमें महात्मा गांधी जी के और साथ साथ बहुत सारे अनुयायियों ने क्या किया था? भाग लिया था। तो दोस्तों आप सभी लोग ऐसे ही अपना पूरा साथ देते रहिए और प्यार से नहीं, जी हां दोस्तों, समर्थन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे लगातार सही आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है। जी हां दोस्तों, देख करके अच्छा लग रहा है। कहते हैं गुनाह तेरा नहीं गुनाह मेरा हो गया, जो तेरी गलियों से मैं गुजर गया, देखा तेरे, जी हां दोस्तों, आंचल की लहर, मेरे अंदर बिजली का करंट दौड़ गया। तो इस तरह की बातें भी निकल करके आती हैं। बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आ जाती हैं कभी कभी। तो दोस्तों आप सभी लोग उत्साह से इस क्लास को देखते रहिए, मजा लेते रहिए, आनंद के साथ जुड़े रहा करिए। अगली बातें क्या है दोस्तों? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दोस्तों इसमें आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन दिखेंगे, आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चन दिखेंगे, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, स्टैटिक्स, जीके के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को आगाज हुआ। 8 अगस्त 1942 को आगाज हुआ और साथ ही साथ 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को क्या हो गया दोस्तों? आपको पता होना चाहिए पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो 1942 और 8 तारीख को भारत में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसको? करो या मरो का नारा दिया था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला क्या लिखा है? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1687 ईस्वी में सबसे पहली बार स्थानीय स्वशासन की जो आधारशिला रखी गई थी वह मद्रास में रखी गई थी। कहां? मद्रास में रखी गई थी। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। लेकिन हमारे यहां कब रखी गई दोस्तों? तो 1993
93 में स्थानीय स्वशासन आई थी, वो भी कब? 24 अप्रैल के। जी हाँ दोस्तों, डेट याद रखिया करिए, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। कौन सा है भैया? 73वां संविधान संशोधन है। कौन भूल सकता है, जो 1992 में आया था। तो इस तरह की बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ताबड़तोड़ बात करिए, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना मतलब किन्होंने की थी? तो वंदे मातरम, जी हां दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था, या फिर रामानंद चटर्जी ने किया था, या फिर अरविंद घोष ने किया था, या फिर आप कहानी दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल ने किया था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अरविंद घोष ने, ठीक है, अरविंद घोष का नाम जरूर से जरूर याद करे रखिए, और इन्होंने ही किया था भारत में वंदे मातरम। जी हां दोस्तों, आगे कहते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको क्या है? बापू कहा था। सरोजनी नायडू ने दो महात्मा कहा था। कवालियों ने इन्हें याद रखना दोस्तों मलंग बाबा कहकर पुकारा था। तो कहने का मतलब यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इन पे तो कोई सुनवाई ही नहीं है दोस्तों। तो फिर मजे के साथ प्रश्नों का जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न क्या है? भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर। जी हां दोस्तों, अगर स्वर कोकिला यहां लिख देता तो चुपचाप आप आंसर लगा देते कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। लेकिन यहां पर इंदिरा गांधी जी को ना 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 ना, याद रखना दोस्तों, इंदिरा गांधी जी को नहीं कहा जाता है। ये बातें नोट कर लीजिए। इंदिरा गांधी जी भले हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी भले भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, लेकिन ये नहीं है। ये कहा जाता है सरोजनी नायडू जी को। किसको? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। याद रखिएगा भैया, सरोजनी नायडू जी, याद रखिए, राज्यपाल बनी थी। किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कोई थी तो वह सरोजनी नायडू जी थी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। 1947 से लेकर के 1949 के मध्य में बनी थी, जब उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ यह संविधान सभा जो बनी थी ना, संविधान सभा जो बनी थी, उस संविधान सभा कब बनी थी? तो 1946 में बनी थी। याद रखना, 6 सितंबर की ये कहानी स्टार्ट होती है 1946 से। तो यहीं से दोस्तों आपको पता चल गया होगा। जी हाँ दोस्तों, और 1946 यहाँ 6 कर लीजिएगा। 1946 से कहानी स्टार्ट हुई थी। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। क्या? जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, उनमें से जो 15 लेडीज थी, पहली सरोजनी नायडू ही थी। कहने का मतलब ये भी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दे, सरोजनी नायडू आपकी प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। जिन्होंने क्या है? कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो यहां से भी बातें आप नोट कर लीजिए। नितिन सर, हैंड राइटेन ई बुक्स आपको दोस्तों बहुत ज्यादा अर्थात दोस्तों घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तीनों साइंस है, तीनों हिस्ट्री है, साथ ही साथ जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के और भी सारे पार्ट लेकर के भारतीय राज्य व्यवस्था और सामान्य हिंदी के भी पार्ट आपको उपलब्ध हैं। आगे लिखा है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, इसे हम लेकर के रहेंगे, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जी हां दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे नाम निकल करके आते हैं, ये जान लीजिए। बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जी हां, मदन मोहन मालवीय का नाम याद रखा करिए दोस्तों। तो याद करने वाली बातें हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस इस वर्ष में सबसे स्वच्छ गंगा के घाटों में से एक आया है दोस्तों 2021 में, जबकि लगातार 5 बार से जो है इंदौर, जी हां दोस्तों, टॉप स्थान पर है स्वच्छ शहर में। दूसरा सूरत ने बाजी मारी है, तीसरा विजयवाड़ा ने मारी है, और राज्यों में जो स्वच्छता में बाजी मारी है वह छत्तीसगढ़ बाजी मारी है। दोस्तों ये बाजी हम आपको क्यों बता रहे हैं कि आपकी भी बाजी बहुत बड़ी लगी है एग्जाम में। वही बच्चा शिखर को प्राप्त करेगा जो शिखरता की ओर बढ़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, ठीक है। कहते हैं जिगर है जिंदगी में जीने के लिए, ठीक है। एक दिन है सबको इस समाज में दुख को पीने के लिए। हम जिएंगे ऐसे जो हर वक्त क्या है दोस्तों, सबके काम आए, कुछ करे काम ऐसा कि लोगों की हर समस्या सुलझाएं। तो ऐसे काम कर दीजिए दोस्तों कि समाज में आपका क्या हो जाए, नाम हो जाए। और जब तक नाम नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। तो जल्दी से पहले काम करो फिर नाम करो। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जी हां दोस्तों, तो 23 जून 1757, डेट याद करिए, 23 जून, जी हां दोस्तों, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। जबकि 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर, जी हां, 1764 को प्लासी का नहीं, बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका? बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी जो है दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में है। कहां है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कहां है? नादिया जिला में है। कहां पर? नादिया जिला में है। बक्सर जो है यह एक जिला है, कहां पर दोस्तों? आपके बिहार में, ठीक है। जी हां दोस्तों, तो इस तरह आरा हिले छपरा हिले बक्सर हिले, ऐसा है क्या गाना बना हुआ? नहीं भैया। तो बक्सर का नाम याद करते रहा करिए। आगे क्या लिखा है दोस्तों? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको पता होना चाहिए, एलोरा और अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलती हैं दोस्तों, तो उसमें भी आपके राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने कराया था। यह बातें आपको पता होना चाहिए। और बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं इसमें, हिंदू धर्म, जैन धर्म, याद रखना दोस्तों, ऐसे धर्मों का संकलन दिखाई देता है जिससे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। ये बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी समझा जाता है? किसे प्रथम विधिक अधिकारी समझा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, महान्यायाभिकर्ता को, महान्यायवादी। आपको पता होना चाहिए कि देश का प्रथम विधिक अधिकारी जो होता है वह महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी का उल्लेख कहां है भैया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। क्या? साथ ही साथ दोस्तों, महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 165 में है। क्या? तो कहने का मतलब यहां से भी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। अगला क्या लिखा है दोस्तों? बंबई हो या फिर मद्रास हो या फिर कलकत्ता हो, इन उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई है? देखिए 1961 दे दिया है, 1951 दे दिया है, सॉरी 1861, 1851, 1871, 1881, बहुत तगड़ा शब्द दिया है दोस्तों। देखा जाए तो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था, भारतीय परिषद अधिनियम आया था, उसी अधिनियम के तहत इनकी आधारशिला रखी गई है। लेकिन दोस्तों जो आधारशिला रखी गई है वह 1862 में रखी गई है। और देश का पहला उच्च न्यायालय जिसका था वह कलकत्ता का था, फिर बाद में बंबई का था, और फिर आपका, जी हां दोस्तों, मद्रास का था। उसके बाद चौथा जो उच्च न्यायालय था वह इलाहाबाद का है। कहां का? इलाहाबाद का है। साथ ही साथ अंतिम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में स्थापित हुआ था, देश का 25वां उच्च न्यायालय। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन होती है? तो दोस्तों
दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि जो होती है वह होती है फीमर, ठीक है, जो जंघा में पाई जाती है। याद रखना पैर के जंघा में पाई जाती है। लेकिन आपकी सबसे छोटी पूछा है तो एस्टपीज है जो कान में पाई जाती है। कहां? कान में पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर कान में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 8 पाई जाती है कि 14 पाई जाती हैं? फेस में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? जी हां दोस्तों, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो इनको भी जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लीजिए, नहीं जब मैं लेकर के आऊंगा ना, जी हां, मानव कंकाल, तो फिर मैं आपके सामने रखूंगा एक बहुत बड़ा बवाल। तो जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में वहीं से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जल्दी से देखते रहा करिए दोस्तों, या फिर कई वीडियो पड़े हैं उनको भी देख लिया करिए। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास है। चाहे मेघदूत की बात करो, चाहे ऋतु संहार की बात करो, चाहे अभिज्ञान शकुंतला की बात करो, चाहे मालविका अग्निमित्रम की बात करो, यह सब के लेखक कौन है? कालिदास हैं, महाकवि कालिदास। जी हां दोस्तों, कौन थी इनकी पत्नी? एक बार पूछा हूं, आज भी पूछ रहा हूं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए बेटा, लोग जो हमारे छात्र हैं, जो हमें बहुत परम हित मानते हैं, ठीक है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इतनी संख्या आप लोगों की जो लगातार बनी रहती है, वो लोग हमारा साथ दिया करें प्लीज। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करा करिए, अपने स्टेटस पर भी रख लिया करिए कभी कभी। तो बच्चों की संख्या जब बनती है ना, तो पढ़ाने में दिल लगी बढ़ती है, लगता है बस पढ़ाते रहो, एकदम उत्साह से जुड़े रहो, बच्चों के अंदर कभी भी मन में विचलता ना आने दिया जाए। लोग हमको सुपर फास्ट भी कभी कभी कह लेते हैं, कभी कभी चेन्नई एक्सप्रेस भी कहते हैं कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो फिर रुकते क्यों नहीं है? दोस्तों, जब आपको पता होना चाहिए मैं पढ़ाता हूं तो सिर्फ आपके लिए यहां पर खड़ा होता हूं, और 1 घंटा मैं अपने जिंदगी का रोजाना जो दे रहा हूं सिर्फ आपके लिए दे रहा हूं। बाकी जो लोग देख रहे होंगे बाद में देखेंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे चाहने वाले छात्र हैं उनके लिए यह हमारा पूरा समर्पण रहता है कि मैं अपनी पूरी बातें सिर्फ अपने छात्रों के लिए करूं, और मुझे इस समय कुछ भी नहीं सूझता है, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। याद रखिएगा। बाकी चंद्रवंदनाई, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस याद रखना, हर्षवर्धन है, तो इस तरह की आपकी नहीं दोस्तों बहुत सारी चीजें आएंगी ना, हर्ष चरित्र, बाण भट्ट। तो दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल की बैच प्रारंभ है, जो छात्र छात्राएं चाहें वह हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। बाकी सुपर टेट आपकी नहीं दोस्तों गजब की क्लास चल रही है, तो यहां से भी बातें आप देख सकते हैं। आगे लिखा है वेद कितने प्रकार के हैं दोस्तों, तो वेद कौन कौन है दोस्तों? तो आप जानते हैं वेद 4 प्रकार के हैं। कितने? 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, वेद कितने हैं? 4 हैं, ठीक है, वेद कितने हैं? 4 हैं, आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और साथ ही साथ अथर्ववेद। बाकी अगर आपको पूछे कि दोस्तों ये किन में लिखा गया है, तो गद्य में होगा या फिर पद्य में होगा या दोनों का सम्मिलित रूप होगा। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कहानी तो 1826 से ही स्टार्ट हो गई थी। कहानी कब से? 1826 से ही चार्ल्स मैसन ने स्टार्ट किया था। किसने? चार्ल्स मैसन ने स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली। इसके लिए फिर भारत के भी ऐसा नहीं है। कनिंघम का नाम सुने होंगे, भारतीय पुरातत्व का, जी हां दोस्तों, जनक। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्कोलॉजी जो आपका फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी जो आपके नजर आते हैं, जी हां दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम का भी नाम आता है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई जानकारी ज्यादा नहीं मिली। लेकिन जब 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी जी नहीं, याद रखिएगा 1922 में है, तो जॉन मथाई का नाम जरूर याद करिएगा। जॉन मथाई के नेतृत्व में, याद रखना, जॉन मार्शल कहते हैं इनको, जॉन मथाई नहीं, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आपके क्या नाम था दोस्तों? दयाराम
बहादुर साहनी साहब ने इसकी खुदाई मतलब इस पुरातत्व का उत्खनन किया था। और यह रावी नदी के बाएं तट पर है कि दाएं तट पर है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी के किस तट पर है? बाएं तट पर है। याद रखना दोस्तों, जो रावी नदी ऐसे प्रवाहित होती है उसकी बाएं तट पर आपका हड़प्पा है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, हड़प्पा सबसे पहले इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन में उत्खनन इसका हुआ, इसीलिए इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहां पर 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज अर्थात उत्खनन किया था। मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। धौलावीरा, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आया है दोस्त, लगातार चर्चा में रहा है आपका धौलावीरा, और हमने कई बार ऐसा बताया है धौलावीरा के बारे में, कई बार ऐसा बताया है दोस्तों। अगर आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें नजर आ जाए ना, तब फिर क्या है दोस्तों, फिर मजा ही मजा है। तो आपको हमने बताया है कि धौलावीरा को और रमप्पा मंदिर जो है, याद रखिएगा तेलंगाना वाली को अभी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। और धौलावीरा जो है दोस्तों वह कहां पर है? गुजरात में है। ये बातें हमने कई बार बताई है, हंसी मजाक में ही सही लेकिन बताई जरूर है। याद करिए, क्या हमने ये बात आपको नहीं बताई है? तो बिल्कुल बताई है मेरे भाई, बिल्कुल बताई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में बदल गया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब 2010 में, ठीक है, जब 2010 में जो पहले ब्रिक था, ठीक है, क्या था? ब्रिक, याद रखिएगा नहीं दोस्तों, वह फिर ब्रिक्स में बदला, वह 2011 में बदल गया। पहले 2010 में सम्मिलित हुआ था, तो यहां 2010 दिया नहीं तो 2011 में जाएगा। तो इसमें 5 देशों का समूह है। ब्राजील है, ठीक है ना दोस्तों, रूस है, भारत है मतलब इंडिया है, और आपका चाइना मतलब चीन है, और साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका है। ये 5 देशों का समूह है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है? तो संघाई चीन में है। ये बातें भी ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे क्या लिखा है दोस्तों, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न काल के पहले का समय जी नहीं दोस्तों, सत्र का पहला घंटा जी नहीं दोस्तों, प्रश्न काल और अगली कार्य सूची के 20 का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो दोस्तों जो प्रश्न काल और अगली कार्य सूची के बीच का समय होता है वही क्या होता है दोस्तों? शून्य काल होता है। और विशेष मुद्दे पर इसमें चर्चा होती है। क्या? विशेष मुद्दे पर चर्चा होती है। शून्य काल का जन्मदाता भारत ही है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। 1962 में शून्य काल का आधारशिला रखा था भारत ने। अगला क्या है दोस्तों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के मध्य में इसका उल्लेख है, और जो भाग है वह 5 है। भाग जो है वो कौन है? 5 है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। सभी बच्चे लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, मजा आ रहा है दोस्तों। नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों का जो स्नेह प्यार है वह देख करके सच में आनंद आ जाता है। ऐसा ही स्नेह प्यार आज बनाकर रखिए। थोड़ा सा सुपर फास्ट चलना है क्योंकि यहां पर प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और समय मेरे पास कम है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा समझा ले जाएं तब फिर क्या है, मजा ही मजा है। अरे प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना दोस्तों। और साथ ही साथ वित्त मंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ना 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 कभी नहीं करते हैं। ये बातें आपको जानना चाहिए। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अगर मूल संविधान में देखा जाए, मूल संविधान का मतलब
कब 26 जनवरी 1950 को देखा जाए तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। फिर 9वीं अनुसूची कब आई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा आई। कौन? प्रथम संविधान संशोधन है 1951 में हुआ, तो 9वीं अनुसूची आ गई। जी हां दोस्तों, यह याद रखना। फिर 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, तो कौन सी आई? 10वीं अनुसूची आ गई। फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ दोस्तों? 1993 में हुआ, तो 11वीं अनुसूची आ गई। और 74वां संविधान संशोधन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1993 में ही तो आपकी 12वीं अनुसूची आ गई। तो कुल इस समय कितनी है आपको पता होना चाहिए। कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला लिखा है दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी दोस्तों? तो जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कौन? 1946 में। यह 3 सदस्यीय था। कितना? 3 सदस्यीय था। यहां पर कौन कौन थे जल्दी से बताइए भैया। सर पैथिक लॉरेंस थे। कौन? सर पैथिक लॉरेंस थे। यह याद रखने वाली बातें हैं। स्टैफर्ड क्रिप्स थे। जल्दी से नाम बता दीजिए। स्टैफर्ड क्रिप्स थे, याद रखिएगा दोस्तों। और आपके एवी अलेक्जेंडर साहब थे। ठीक है, अलेक्जेंडर साहब थे दोस्तों, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर जी भी थे। तो कहने का मतलब इन 3 सदस्यों को जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसी के सिफारिश पर क्या हुआ था दोस्तों? संविधान सभा बनाई गई थी। और इन्होंने 10 लाख पर एक सीट, लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट लगभग निर्धारित किया था। और उस समय 389 सीट कुल निकल करके आई थी। कितना? 389 सीटें। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट जो चल रहा है हमारा सीरीज CBT 2 और साथ ही साथ ग्रुप डी, तो उसमें आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी जबरदस्त बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है। आप सभी लोग मात्र कुछ रुपए में, ये हमारे जो दिए गए नंबर है यहाँ पर संपर्क करके आप, जी हाँ दोस्तों, बातें कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं। अगला लिखा है भारतीय, जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर आ जाता कि जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, उस समय अध्यक्षता कौन करता था? तो जीबी मावलंकर जी करते थे। कौन करते थे? जीबी मावलंकर जी करते थे। क्या दोस्तों आप सभी लोग अभी ही हार मान जाएंगे इतना जल्दी? अरे ना जी ना, मैंने बोल दिया कि आज आपका स्नेह प्यार अंत तक चाहिए, तो ताबड़तोड़ मैसेज पर मैसेज करते रहिए। मैं आप सबका कमेंट्स पढ़ता हूं जाकर घर पे और देखता हूं कौन क्या क्या बोलता है। दोस्तों बड़ा मजा आता है जब मैं इस वीडियो को देखता हूं। आप सोचते होंगे मैं अपने वीडियो को क्यों देखता हूं? तो दोस्तों मैं अपनी कमियों को जांचता रहता हूं। कहां मैंने कोई वर्ड गलत बोल दिया ताकि किसी के दिल में दुख तो नहीं पहुंचा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने कोई ऐसी गलत बातें तो नहीं बता दी जो गलत हो गई हो, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं एक मशीन नहीं हूं। तब भी दोस्तों मशीन जैसे तो आज मनुष्य कार्य कर ही रहा है ना, तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं। खुदा न खास्ता मान लीजिए कल हमें कुछ हो जाएगा, तो यह मेरा वीडियो तो आपके सम्मुख रहेगा ही ना, आपको आगे तो बढ़ाएगा ही ना। तो बिल्कुल मैं यही उद्देश्य से कार्य कर रहा हूं कि जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है, हम आपसे दूर कभी भी जा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो को आधार बनाकर आप आगे भी तो तैयारी कर सकते हैं। जीवन में किसका कौन भरोसा दोस्त? जी हाँ दोस्तों, जीवन जीना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा जीना है, लेकिन जो जीना है अच्छा जीना है, सबके लिए जीना है, याद रखिएगा नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा यही उद्देश्य पर काम करता हूं कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखे एकदम खुश रहे, उत्साह से भरा रहे, कभी भी उसे यह आभास ना हो कि सर ने कोई गलत बातें बताई, कोई गलत वर्ड बोला। मैं हमेशा इन सब चीजों से बचाव करता रहता हूं। इसीलिए मैं सभी अपने परमात्मा ईश्वर जो हमारे आप साथ जुड़े हुए हैं भगवान के रूप में, उन सभी को मैं क्या करता हूं, जितने भी लोग
हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। तो इसलिए दोस्तों आप यहां से देखते रहा करिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, यह वह प्रश्न इस बार आने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो आपको बता दे भैया जी, जो सर बी एन राव थे, ठीक है, जो सर बी एन राव थे वह संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने ही पूरे संविधान का प्रारूप तैयार कर करके प्रारूप समिति को सौंपा था। याद करिएगा नहीं। जी हां दोस्तों, ये सदस्य नहीं थे, इनको ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे लिखा है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, यह भी प्रश्न आपका आएगा, 100% आएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। संविधान के जो पावर हैं, याद रखना, वो संसद के पास है। संसद ही न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटाती या बढ़ाती है, लेकिन अभी तक हमेशा बढ़ी ही है, घटी नहीं है। अभी जो संख्या है वो पूर्ण हो गया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश नियुक्त, मतलब 3 नियुक्त हुई हैं, एक पहले से थी, तो 4 महिलाएं हैं दोस्तों, यह याद रखिएगा। पहली बार यह डाटा निकल के आया है कि अगर सब कुछ सही रहेगा तो पहली बार भारत को महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने वाली हैं, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन अच्छा बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए 33+1, ठीक है, 33+1 कुल मिलाकर के 34, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश हैं तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। यहां से भी ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। पारसेक भी किसकी इकाई है, याद रखना, यह भी दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष मतलब एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए कितना होता है। किलोमीटर में बताओगे कि मीटर में बताओगे, चलिए जल्दी से देख लीजिए। 9.46 गुणित 10 के पावर, अगर मीटर में लिखते हो तो 15 होगा, अगर किलोमीटर में लिखते हो तो 12 होगा। जबकि एक पारसेक बराबर जो होता है वह 3.26, जी हाँ दोस्तों, लाइट ईयर होता है, मतलब प्रकाश वर्ष होता है। तो समझ लीजिए सूर्य द्वारा एक वर्ष में कितनी, अर्थात सूर्य की प्रकाश दूरी चलता है, तो इतनी दूरी चलता है, यह याद रखिएगा नहीं। आगे लिखा है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है, सबसे ठंडा जो है वह वरुण है। शुक्र का गर्म होना दोस्तों, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता, साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड के कारण यह चमकता है सर्वाधिक। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो दोस्तों जो हमारा आपका कौन सा अर्थात ग्रह है दोस्तों, जो हमारा नेपच्यून है। नेपच्यून को वरुण कहते हैं और वरुण ही सर्वाधिक समय लेता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, जैसे यह हमारा सूर्य है, ठीक है, यह क्या है, हमारा सूर्य है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार यह बुध है, यह शुक्र है, यह पृथ्वी है, यह मंगल है, यह बृहस्पति है, यह अरुण है, ये वरुण है, ठीक है, याद रखना, शनि, अरुण और वरुण। तो जो आपका देख रहे होंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब वरुण सबसे ज्यादा दूर है, इसलिए इसका जो क्या होता है, दो एक कक्षा बनती है, ऑर्बिट बनता है, वह सर्वाधिक दूर से बनता है। इसीलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह सबसे ज्यादा क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा में समय लेता है, ठीक है ना दोस्तों। 100, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भैया बहुत ज्यादा ये समय ले लेता है, लगभग 184 वर्ष से भी अधिक समय लेता है, कहीं कहीं 185 वर्ष लिख देता है, जो नहीं दोस्तों। तो याद रखने वाली बातें हैं, यहां से आपको पता होना चाहिए कि 165 वर्ष समय लेता है। वेरी गुड, ठीक है, जो बच्चे बताए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी 84 वर्ष आपका कौन समय लेता है, ये लेता है 84 वर्ष अरुण लेता है, 29.5 वर्ष आपका शनि लेता है, ठीक है ना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे 11.67 आपका 68 लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे आपका ये लेता है 687 दिन ये लेता है। फिर आपकी पृथ्वी 365.6 घंटे लेती है, मतलब 365 दिन और 6 घंटे, 225 दिन आपका शुक्र लेता है और 88 दिन आपका कौन लेता है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा आपका
जो है बुद्ध लेता है। तो यहां से ऐसे देख सकते हो, ये डाटा मैंने पूरा बताया है, बाकी जो बच्चे बता रहे हैं एकदम सही सही, मजा आ रहा है। ठीक है, 11.876 घंटे यहां से आप ध्यान देते रहा करिए। तो इस तरह आप यहां से बातों को समझ रहे होंगे। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम जो रखा था वह याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपका 1969 में रखा था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और नील आर्मस्ट्रांग पहले थे जो यहां पर पहले कदम रखे थे। जी हां दोस्तों, एल्ड्रिक साहब भी थे, कोलियंस भी थे, लेकिन ये लोग सिर्फ आपको 2 लोग रखे थे। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग, फिर एल्ड्रिक जी का है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो इस तरह यहां से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, लिखा है ब्रह्मांड सुंदरी। ठीक है, मिस यूनिवर्स याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? अभी तक आप लोग अभी वाला याद करे होंगे, और जो अभी करनाज संधू ने जीता है 2021 में उसको ज्यादा याद किए होंगे, लेकिन जो 1994 में जीती सुष्मिता सेन है उनको कौन याद करेगा? तो 1994 में यह बंदा जीते थे, और लारा दत्ता ने 2000 में जीता था, और साथ ही साथ आपकी 2021 में करनाज संधू ने जीता है। जी हां दोस्तों, तो यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा। लेखपाल की जबरदस्त आपकी बुक मार्केट में आ चुकी है। जो भी छात्र छात्राएं चाहते हैं कि हमें बुक परचेज करना है, वो पास के अपने क्या है दोस्तों बुक स्टोर में जाए, वहां से बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें भी आप जान लीजिए। शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या इस तरह के प्रश्नों का भी आंसर आपके पास होना चाहिए। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है या फिर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी बताने का प्रयास करिए। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। लिखा भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि जो साहित्य में लिखी गई थी दोस्तों, उस साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह याद करिएगा। नहीं लिखा है, जी हां दोस्तों, रमन मैग्सेस पुरस्कार, यह पुरस्कार लिखा है विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। क्या विनोबा भावे थे दोस्तों। रमन मैग्सेस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, बुकर पुरस्कार, ठीक है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की प्रथम व्यक्ति कौन थी दोस्तों? तो अरुंधति राय थी, या फिर दोस्तों आपका BS नायपाल जी थे। तो यह याद रखने वाली बातें हैं ना, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत शानदार है। अगला, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला देखा जाए तो मदर टेरेसा है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी हैं दोस्तों। तो यहां से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो पहली महिला भारतीय कौन थी? वह इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है ना दोस्तों, क्या इंदिरा गांधी जी थी। यहां मदर टेरेसा का नाम मत लीजिएगा, मदर टेरेसा भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, यह नोट करने वाली बातें हैं। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो जी शंकर कुरूप का नाम कौन भूल सकता है दोस्तों। यहां से देख लीजिएगा, व्यास सम्मान जीतने वाली पहली महिला कौन थी? व्यास सम्मान है तो चित्रा मुदगल जी का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, इन्होंने ही व्यास सम्मान, जी हां दोस्तों, सर्वप्रथम व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है दोस्तों? तो RK नारायण की यह पुस्तक है, आपको जानना चाहिए। जैसे मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण हैं, उसी तरह इसके भी है। ठीक है, ये जानना चाहिए आपको। तो इस तरह आप देख रहे होंगे दोस्तों, लेखपाल से संबंधित हमने आपको बताया कि आपको अगर हिंदी की बुक चाहिए या फिर मॉडल टेस्ट ग्रामीण विकास से संबंधित, मैथ से संबंधित है, तो आप अपने पास के बुक स्टोर में जा सकते हैं। लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नाम लिखा है ना, नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपने देखा होगा कि हिस्ट्री नामक ये जो पुस्तक आई थी, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक जेम्स
मिल का नाम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न आप सभी को, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों स्टीफन हॉकिंस जी का नाम कभी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इनकी पुस्तक एक और भी है, ग्रांड डिजाइन, ठीक है, यह पुस्तक भी इन्हीं की है। तो इस तरह ये था आज का हमारा पूरा, जी हाँ दोस्तों, आपको ने पुस्तक से संबंधित भी हमने बातें कर लिया। बाकी लेखपाल सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मार्केट में उपलब्ध हैं। बाकी हमने सारी बातें आपको बता दी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा प्रोसेस है। अगली क्लास भी लगी है, आप कहीं मत जाइएगा। फिर मिलेंगे कल इसी समय पर। दीजिए आज प्यार भरा स्नेह भरा, जी हाँ दोस्तों, जाने की इजाजत। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद मेरे दोस्तों।